कई सदियों तक मनुष्यों की त्वचा का रंग एक रहस्य बना रहा। हमारे पास हमारी अलग अलग चमड़ी के रंग को लेकर कोई मुकम्मल जवाब नहीं था। इसलिए कुछ रंगों की चमड़ी दूसरे रंगों की चमड़ी से सुपीरियर माने जाने लगी। लेकिन त्वचा के रंग पर आधारित ये श्रेष्ठता का बोध जल्द ही लुप्त होने वाला था। साल 1978 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी। नासा की सैटेलाइट में एक धांसू उपकरण लगा हुआ था जिसका नाम है टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। इस डिवाइस ने बहुत महत्वपूर्ण डेटा वापस पृथ्वी पर भेजा और इसकी मदद से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का पता लगाया। और जब वैज्ञानिकों ने इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्सपोजर के डेटा को अलग अलग इलाके में रहने वाले स्किन कलर डेटा से मैच किया, तब उनकी समझ में आया कि त्वचा के रंग का पूरा मामला क्या है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि गोरे लोग, काले लोग और ब्राउन मुंडे कैसे विकसित हुए और मनुष्यों के त्वचा के रंग की पूरी कहानी क्या है। हम मनुष्यों के शरीर हमेशा से ऐसे नहीं थे जैसे आज दिखाई देते हैं। समय और परिस्थितियों के साथ मनुष्यों का शरीर धीरे धीरे बदलते रहा है और हजारों लाखों सालों में कई पीढ़ियों से गुजरते हुए उनके शरीर में बड़े बदलाव दिखाई दिए। ऐसा इवोल्यूशन यानी क्रमिक विकास के चलते हुआ है। मनुष्यों की त्वचा की पूरी कहानी इसी इवोल्यूशन और मनुष्यों के माइग्रेशन की कहानी से जुड़ी हुई है। लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों के शरीर पूरी तरह बाल से ढके हुए थे। ये लोग दिखने में बंदरों और चिंपैंजियों के ज्यादा करीबी नजर आते थे और चमड़ी का रंग उनकी पहचान का बहुत प्रकट हिस्सा नहीं था क्योंकि उनकी स्किन घने बालों के पीछे छुपी हुई थी। अगर हम आज के चिंपैंजियों और दूसरी करीबी प्रजातियों के जानवरों के खाल से बाल हटाकर देखें तो उसके पीछे की जो त्वचा है वो गोरे रंग की हमें नजर आएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी त्वचा को डार्क कलर देने वाले पिगमेंट्स उनमें मौजूद नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि मनुष्यों के जो बाल वाले पूर्वज थे उनकी त्वचा का रंग उनके बालों के पीछे भी गोरा ही रहा होगा क्योंकि उनमें भी वो पिगमेंट्स मौजूद नहीं होंगे जो काला रंग देते हैं त्वचा को। बायोलॉजी में पिगमेंट उस चीज को कहा जाता है जिससे प्राकृतिक रूप से रंग कोई निकल कर आता है। जैसे कि पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है जिससे हरा रंग नजर आता है। टमाटर, तरबूज, अमरूद और कई दूसरे फ्रूट्स में लाल रंग देने वाला एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है लाइकोपीन। तो इस तरह के कई पिगमेंट्स होते हैं जो नेचर में रंग भरते हैं। आज के मनुष्यों में जो काला रंग देखने को मिलता है वो यूमेलेनिन नाम के पिगमेंट के कारण होता है। इसे आमतौर पर मेलेनिन ही कह दिया जाता है, लेकिन जो जानकार हैं वो जानते हैं कि स्पेसिफिकली काला और भूरा रंग यूमेलेनिन के कारण होता है। अपन भी सहूलियत के लिए पूरी वीडियो में यूमेलेनिन को मेलेनिन ही कहेंगे। इस पिगमेंट की खासियत यह है कि ये अपने ऊपर गिरने वाली अधिकतर रोशनी को सोख लेता है, इसलिए इससे काला रंग प्रकट होता है। फिजिक्स के नजरिए से समझें तो रंग क्या है? अलग अलग वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिन्हें हमारी आंखें अलग अलग रंगों की तरह डिटेक्ट करती हैं। सूर्य की रोशनी में ये सभी तरंगें मिक्स होती हैं अलग अलग वेवलेंथ की, इसलिए हमारी आंख इस मिक्सचर को व्हाइट लाइट की तरह प्रोसेस करती है। क्लोरोफिल जो पत्तियों का ग्रीन पिगमेंट होता है वो लाल और नीली वेवलेंथ वाली लाइट को सोख लेता है और ग्रीनिश वेवलेंथ वाली लाइट को धक्के मारकर निकाल देता है और ये रिजेक्ट हुई लाइट हमारी आंखों से आकर टकराती है और हमें पत्तियां हरे रंग की नजर आती हैं। काले रंग की लाइट की कोई वेवलेंथ नहीं होती, ये हमारी आंखों का डिफॉल्ट कलर है। जब कहीं से कोई लाइट नहीं आंखों पर गिरती है तो वो हमें काले रंग की दिखाई देती है। प्रकाश की गैर मौजूदगी ही अंधेरा है और अंधकार का रंग काला नजर आता है। अगर उजाले में ही कोई चीज काली नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि उसकी लाइट एब्जॉर्ब कर लेने की क्षमता बहुत बढ़िया है, इसलिए वो काली नजर आ रही है। प्रकृति में ऐसी एक चीज है यूमेलेनिन जो काफी सारी लाइट सोख लेता है। हमारी स्किन का कलर कैसा दिखाई देगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि स्किन में मेलेनिन की मात्रा कितनी ज्यादा है। जैसे कि अफ्रीकन ओरिजिन के लोगों में मेलेनिन खूब ज्यादा होता है, इसलिए उनकी स्किन में डार्कनेस होती है, काले रंग के होते हैं। और कॉकेशियन ओरिजिन के जो लोग हैं, यूरोप के जो लोग हैं, उनमें बहुत कम मात्रा में मेलेनिन होता है, इसलिए वो गोरे नजर आते हैं। और कुछ लोगों में मीडियम मात्रा में मेलेनिन पाया जाता है, इसलिए वो ब्राउन मुंडे या बीच की शेड्स में नजर आते हैं। अब सवाल उठता है कि यार अलग अलग लोगों में अलग अलग मात्रा क्यों है मेलेनिन की? लाखों साल पहले जब हमारे पूर्वजों की त्वचा बाल से ढकी हुई थी तब उनमें बहुत कम मेलेनिन था, लेकिन अगले दसों लाख साल के सिलसिले में मनुष्यों के शरीर में बाल कम होते गए और उनकी त्वचा में मेलेनिन की मात्रा बढ़ने लगी। ये एक बहुत बढ़िया ग्राफिक है जो दिखाता है कि कैसे साल बीतने के साथ धीरे धीरे एवोल्यूशन के चलते हमारी त्वचा से बाल कम हुए और स्किन का कलर कैसे चेंज हो गया। यहाँ साल ये मिलियन ईयर्स में है तो 7.5 जो है वो 75 लाख साल पहले। तो देखिए आप धीरे धीरे कैसे बाल कम हो रहे हैं और धीरे धीरे मेलेनिन त्वचा में बढ़ रहा है और लोग काले होते जा रहे हैं एकदम। ये सभी मनुष्यों के साथ हुआ था। एक ऐसा समय आया था कि जब पृथ्वी के सारे होमोसेपियंस के पूर्वज, हम सभी लोगों के पूर्वज, इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज काले हो गए थे।
क्योंकि उनके शरीर से बाल कम हो चुके थे। यहाँ से सवाल आता है कि आखिर त्वचा से बाल कम होने के साथ साथ वो काली क्यों होती चली गई, उसमें मेलेनिन क्यों बढ़ता गया? इसका जवाब ज्योग्राफी में छुपा हुआ है। आज से करीब 1 लाख साल पहले तक सभी मनुष्य अफ्रीका के एक खास इलाके में रहते थे। ये इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पास वाला इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा डायरेक्ट सूर्य की किरणें आती हैं। सूर्य की रोशनी में ऐसी बहुत सारी तरंगें भी आती हैं जिन्हें हमारी आंख डिटेक्ट नहीं कर पाती। इन्हीं में से कुछ खास तरंगें ऐसी हैं जिन्हें अल्ट्रा वायलेट वेव्स कहा जाता है, यूवी वेव्स। हम मनुष्यों के शरीर में मेलेनिन बढ़ाकर काला रंग लाने के लिए किसी एक चीज को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो वो ये अल्ट्रा वायलेट वेव्स ही हैं। आपने सुना होगा कि अल्ट्रा वायलेट तरंगें हमारे लिए हानिकारक होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें ज्यादा एनर्जी होती है विजिबल लाइट के मुकाबले, और ये ज्यादा एनर्जी वाली तरंगें तोड़फोड़ मचाने का काम करती हैं। ये हमारे शरीर में डीएनए की ऐसी तैसी कर देती हैं, इसलिए इनसे स्किन कैंसर का रिस्क होता है। लेकिन स्किन कैंसर तो बहुत बाद में 40-50 साल के लोग हो जाते हैं जनरली, तब जा करके उनमें होता है अल्ट्रावायलेट वेव्स के एक्सपोजर के कारण। इससे बड़ा एक और खतरा था जो हमारी पूरी मानव जाति के लिए बहुत विनाशकारी हो सकता था, जो अल्ट्रावायलेट वेव्स के कारण हमें फेस करना पड़ता था। हमारे शरीर में एक बहुत ज़रूरी विटामिन होता है जिसका नाम है फोलेट। ये फोलेट हमारी वंशावली को आगे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इससे डीएनए प्रोडक्शन और रिपेयरिंग जैसे कई महत्वपूर्ण काम होते हैं। ये सेल डिवीजन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। या सेल डिवीजन यानी कोशिकाओं का आपस में बंटना, इसी के जरिए भ्रूण विकसित होता है, हम सब बड़े होते हैं, हमारा विकास होता है। जब प्रेग्नेंट महिलाओं में फोलेट की कमी होती है तो उनके भीतर पल रहे भ्रूण का विकास अच्छे से नहीं हो पाता। पैदा होने वाले बच्चे में कई तरह की न्यूरल और अन्य बर्थ डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं स्वस्थ संतान को जन्म दे सकें, इसके लिए फोलेट बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ पुरुषों में स्वस्थ स्पर्म बन सके, इसके लिए भी फोलेट की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर ये हमारे जन्म से जुड़ा हुआ मामला है फोलेट का, और मनुष्यों की वंशावली को आगे बढ़ाने में फोलेट एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। कुछ दशकों पहले वैज्ञानिकों को यह पता चला कि अल्ट्रा वायलेट वेव्स से फोलेट पर बुरा असर पड़ता है। कई स्टडीज ये बात सामने रख चुकी हैं कि यूवी रेज के एक्सपोजर से हमारे खून में फोलेट की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है। अगर हमारे शरीर में मौजूद फोलेट को सूर्य से आने वाली यूवी किरणों से ना बचाया जाए तो हमारी जाति का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लाखों साल पहले मनुष्यों के शरीर में सूर्य की किरणों को सोखने की क्षमता रखने वाला पिगमेंट विकसित हुआ जिसका नाम है मेलेनिन, यू मेलेनिन टू बी प्रिसाइज। मेलेनिन एक बहुत अच्छा लाइट ऑब्जॉर्वर है। ये विजिबल लाइट से ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट तरंगों को सोखने का काम करता है और हमारे शरीर के लिए एक रक्षा कवच की भूमिका निभाता है। तो फिर दुनिया के सब लोगों में एक जैसी मात्रा में मेलेनिन क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग गोरे हैं और कुछ ही काले हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया गोल है और पूरी पृथ्वी पर एक समान यूवी की किरणें नहीं गिरती। आज से 1 लाख साल पहले सभी मनुष्यों के पूर्वज अफ्रीका के इस इलाके में रहते थे। भूमध्य रेखा के नजदीक इन इलाकों में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट आती है, इसलिए ये पृथ्वी के सर्वाधिक यूवी एक्सपोजर वाले इलाकों में से एक है। इस खतरनाक अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर से बचाने के लिए इन लोगों के शरीर में मेलेनिन का विकास हुआ और सब काले हो गए, लगभग उतने काले जितने अफ्रीका के उन्हीं इलाकों में रहने वाले लोग आज नजर आते हैं। अगर सभी मनुष्यों के पूर्वज काले हो गए तो फिर गोरे लोग कहाँ से आए? बीच के गेहुआ रंग के भूरे लोग कहाँ से आए? इन लोगों के शरीर में मेलेनिन क्यों कम हो गया? इसका जवाब ये है कि हमारे पूर्वज अफ्रीका में रहते तो थे लेकिन वो हमेशा वहां रहे नहीं, टिक नहीं पाए। करीब 1 लाख साल पहले होमोसेपियंस अफ्रीका के अलावा दूसरी जगहों पर जाकर बसने लगे। लगभग 70-80 हजार साल पहले होमोसेपियंस भारतीय भूभाग पर पहुंचे। करीब 40,000 साल पहले मनुष्य यूरोप की जमीन पर बसने लगे और पिछले 10-15 हजार वर्षों में वो अमेरिकी महाद्वीप पर जा बसे। ये पहले होमोसेपियन माइग्रेशन का डेटा है और नई नई रिसर्च के साथ ये कुछ हजार साल आगे पीछे होता रहता है। इस पूरी माइग्रेशन की कहानी को एक दूसरे नक्शे के साथ जोड़कर देखिए। ये पृथ्वी के अलग अलग इलाकों में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की इंटेंसिटी का डेटा है जिसे नासा के टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से लिया गया था 1980 के दशक में। 1 लाख साल पहले तक सभी होमोसेपियंस मतलब आज के आधुनिक मनुष्यों के पूर्वज अफ्रीका के इस भूमध्य रेखा वाले इलाके के पास रहते थे जहां खूब सारी अल्ट्रावायलेट किरणें गिरती हैं। और पिछले कई हजार सालों में मानव जाति के लोग अफ्रीका के अलावा पृथ्वी के दूसरे भूभाग पर पहुंच गए जहां यूवी किरणों का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है। एक सीधा हिसाब यह है कि इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से जितना दूर जाते जाएंगे यूवी रेज का एक्सपोजर उतना कम होता जाएगा। उत्तरी इलाकों में ये कम यूवी एक्सपोजर मनुष्यों के लिए एक दूसरी आफत लेकर आया। अभी तक हमने अल्ट्रावायलेट वेव्स को एकदम विलेन बना दिया है कि ये बहुत खतरनाक होती हैं, बेकार होती हैं, किसी काम की नहीं होती हैं, डैमेज करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें शरीर में एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन बनाने में मदद करती हैं
जिसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे भोजन से कैल्शियम और फास्फोरस जैसी चीजें सोखने के बहुत काम आता है। इसी से हमारी हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती तय होती है। जब लोगों में विटामिन डी की कमी होती है तो उन्हें रिकेट्स जैसी बीमारियां होने लगती हैं। रिकेट्स हड्डियों का एक रोग है जिसमें शरीर का ढांचा सामान्य से बहुत अलग हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। यूजुअली हमें रिकेट्स बाहरी रूप से ऐसा नजर आता है, लेकिन इससे शरीर के अंदर काफी कुछ बदल जाता है हड्डियों के चलते। रिकेट्स से फीमेल पेल्विस का आकार भी प्रभावित होता है। लड़कियों में, महिलाओं में कमर के पास जो हड्डियों का संरचना होती है उसे पेल्विस कहा जाता है। इस फीमेल पेल्विस का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है बच्चों को जन्म देने के लिए। जब रिकेट्स के कारण फीमेल पेल्विस में डिफॉर्मिटीज आती हैं तो उन्हें बच्चों को जन्म देने में समस्या आती है। रिकेट्स से आने वाली चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम्स भी मनुष्यों की लीनिएज को आगे बढ़ाने में बाधा बन सकती हैं। इसका मतलब मनुष्यों की वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है। वैसे तो कई खाने पीने की चीजों से भी विटामिन डी मिल सकता है, लेकिन पुराने ज़माने में इसका सबसे बड़ा सोर्स सूर्य से आने वाली यूवी रेज हुआ करती थी। पहले के ज़माने में तो ये अल्ट्रावायलेट रेज और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी, क्योंकि खाने पीने को लेकर बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं थी। जो मिल रहा है आसपास, जो मौजूद है वही खाना है। और अगर विटामिन डी चाहिए है शरीर में ढंग से तो फिर अल्ट्रावायलेट रेज यानी सनलाइट ढंग से मांगता है। जब डार्क स्किन वाले मनुष्य हाई यूवी एक्सपोजर वाले इलाकों में रहते हैं तो मेलेनिन के बावजूद उनके अंदर ठीक ठाक यूवी रेज पहुंच जाती हैं, जिससे विटामिन डी बन जाता है। लेकिन जब यही लोग यूरोप के कम एक्सपोजर वाले इलाकों में पहुंचेंगे तो उनका हाई मेलेनिन कॉन्सेंट्रेशन एक बाधा बन जाता है और इनमें विटामिन डी की कमी होने लगती है। एक तो वैसे ही जो नॉर्थ के इलाके हैं वहाँ पे कम यूवी रेज गिर रही हैं, ऊपर से आप हैवी मेलेनिन लेके पहुंच जाएंगे, वो मेलेनिन उन यूवी रेज को और ब्लॉक कर लेगा जो थोड़ी बहुत गिर रही है, तो कहाँ से बनेगा विटामिन डी। इसलिए यूरोप, चाइना, रशिया जैसे उत्तरी इलाकों में जिन मनुष्यों का विकास हुआ उनकी त्वचा से धीरे धीरे मेलेनिन कम होने लगा और हजारों सालों के इवोल्यूशन में उनकी स्किन डीपिगमेंटेड होती गई, कम काली होती गई, क्योंकि उन लोगों के शरीर में फोलेट को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पे पर्याप्त यूवी रेज नहीं पहुंच रही थी। कम एक्सपोजर वाला इलाका था और जो थोड़ी बहुत पहुंचती हैं तो वो विटामिन डी बनाने के काम आती हैं। अगर आप ये नक्शा उठाकर देखेंगे जिनमें इन भौगोलिक इलाकों पर रहने वाले मूल निवासियों के चमड़ी का रंग दर्शाया जा रहा है और इसे आप पृथ्वी पर गिरने वाले यूवी रेडिएशन से कंपेयर करेंगे तो आपको काफ़ी मैचिंग से नजर आएंगे। आप भारत में ही देख लीजिए तो आप जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते जाएंगे तो लोगों का रंग गोरे से गेहुआ होते हुए काले तक पहुंच जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि दक्षिण भारत में उत्तर के मुकाबले यूवी का एक्सपोजर ज़्यादा होता है और इसलिए उनके शरीर में मेलेनिन की ज़्यादा मात्रा होती है। हम मनुष्यों के अलग अलग रंग पृथ्वी पर सूर्य की बनाई हुई एक कलाकारी का नतीजा है। इस कलाकारी में मनुष्यों के सर्वाइवल, एडाप्टेशन और माइग्रेशन की कहानी छुपी हुई है। ये एक सिंपल सी कहानी है जो बताती है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोगों का, कैसे हमारे पूर्वज अलग अलग इलाकों में फैले और उनकी त्वचा वहाँ पे गिर रहे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के हिसाब से इवॉल्व हुई। फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल फूट रहे होंगे, पूरी कहानी क्लियर नहीं हो रही होगी कि यार सवाल उठता है कि हमारे ही शहर में, हमारे ही क्लासों में कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो यहाँ तो सब लोग एक ही जगह रह रहे हैं, फिर ये कैसे इनमें इतना भेद है गोरे काले का। तो यार यहाँ पे जेनेटिक्स बीच में आ जाता है। ऐसा है कि हम लोगों के पूर्वज हमेशा से यहीं पे नहीं रहे हैं, सब लोगों के किसी के कहीं से आए हैं, किसी का कोई जीन्स कहीं से आ रहा है, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग हुई है। खासकर इंडिया जैसे जगह पे आप देखें जहाँ पे पिछले 1000 सालों से लोग आ ही जा रहे हैं। पहले ये माइग्रेशन हुआ, फिर वो माइग्रेशन हुआ, फिर ये इन्वेजन, फिर वो, ऐसे करके अलग अलग जेनेटिक लीनिएज वाले लोग आते गए और वो पॉपुलेशन मिक्स होती गई। तो कौन कहाँ है से ज़्यादा ये भी है कि किसके पूर्वज कहाँ पे रहे हैं ज़्यादा सालों के लिए, वो जेनेटिक्स भी हमें अकाउंट में लेने पड़ते हैं। और एक ही माता पिता के बच्चे कुछ गोरे निकल सकते हैं, कुछ काले निकल सकते हैं, तो वो कौन से वाले जीन्स एक्सप्रेस हो जा रहे हैं बच्चों में ये बताना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि किसके बच्चे गोरे होंगे, किसके काले होंगे। ये चांसेस पता किए जा सकते हैं कि हाँ ज़्यादा चांसेस हैं कि इनके पूर्वज ऐसे रहे होंगे, ज़्यादा चांसेस है कि इनके ऐसे रहे होंगे, तो बच्चे में भी ये हो सकता है। लेकिन कब कौन से जीन्स निकल कर आ जाएं ये नहीं बताया जा सकता है। तो ये अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर वाली जो ये थ्योरी है, ये किसी जियोग्राफिकल लोकेशन में रहने वाले लोगों का एवरेज कलर, वो भी वहाँ के मूल निवासी मतलब जिन हज़ारों सालों से वहाँ जिनके पूर्वज हैं, उन लोगों का एवरेज कलर बताने के लिए सही है। लेकिन हर एक इंडिविजुअल का स्पेसिफिक कलर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि बहुत सारी मिक्सिंग हो चुकी है, जेनेटिक मिक्सिंग। बहुत सारे लोगों के पूर्वज यहाँ वहाँ से बहुत माइग्रेट कर चुके हैं, तो वो पता लगाना बहुत मुश्किल है स्पेसिफिक लोगों का कलर उनकी लोकेशन के हिसाब से। लेकिन जनरली आप मैप देखेंगे तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और
जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग, उनका आपस में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आपको नज़र आता है। दूसरी चीज़ ये है कि सूर्य से हमारी स्किन का एवोल्यूशन हुआ है, ये तो बहुत प्रकट तौर पे नज़र आता है अलग-अलग जगहों के लोगों का। लेकिन अब भी हमारे शरीर के भीतर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सूर्य की किरणों से आज भी प्रभावित होती हैं, अभी तक हो रही हैं। सूर्य की किरणें हमारे शरीर, हमारे दिमाग को कितनी गहराई तक असर पहुंचाती हैं, ये जानने के लिए हमने एक और वीडियो बनाया है इससे पहले। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको यहाँ कहीं दिख रहा होगा। और ये वीडियो कैसी लगी आपको, इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए। इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ क्या और तू है क्या, मैं हूँ क्या और तू है क्या, ये तो नजर की बात है।